नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा के गोवा एडिशन के साथ हाजिर हूं मैं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त गोवा में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक है। इसकी चर्चा भी हो रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो वो है मॉस्को पर हुए हमले की, जिसे भले ही रूस ने नाकाम कर दिया, लेकिन सीधा आरोप रूस की तरफ से लगा दिया गया कि ये हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जरिए पुतिन की हत्या के लिए करवाया गया था। पुतिन की हत्या की साजिश ने दोस्त देशों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। लेकिन क्या वाकई जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन की हत्या को अंजाम देने के लिए ड्रोन हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन से कोई ड्रोन उड़े और मॉस्को में धमाका कर दे? पुतिन को यूक्रेन के युद्ध के बीच सबसे बड़ा झटका देने वाला हमला कैसे हुआ? यूक्रेन के युद्ध के बीच पुतिन की जान लेने की कोशिश कैसे हुई? किसने साजिश रची और किस ड्रोन का इस्तेमाल हुआ? क्या ये ड्रोन वाकई यूक्रेन की जमीन से उड़े और बिना ट्रैक हुए मॉस्को तक पहुंच गए? या फिर रूस के अंदर मौजूद जेलेंस्की के छापामार लड़ाकों ने मॉस्को के करीब से इस ड्रोन को आसमान में पहुंचाया? जो भी हो, इस धमाके ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लेकर लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक दहशत फैला दी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी ड्रोन से डर गई है, क्योंकि मॉस्को में हुए हमले ने अब पुतिन के जवाबी अटैक को दावत दे दी है। पुतिन पूछ रहे हैं कि जेलेंस्की को हमले के लिए ड्रोन किसने दिया, किसने फंड दिया, किसने तकनीक बताई और किसने प्लान बनाकर हमले को अंजाम दिया। इस बात को समझने के लिए एक बार फिर ड्रोन का अटैक देखिए, जो क्रेमलिन के गुंबद के पास धमाके से हुआ। तब मॉस्को में रात के 2:30 बजे थे। सब कुछ शांत था कि अचानक एक ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर मंडराता है और फिर उसके गुंबद के पास होता है एक बड़ा धमाका। बहुत तहकीकात करके ऐसे 3 ड्रोन पर शक है जो जेलेंस्की की फौज ऑपरेट करती है और वो इतनी लंबी दूरी तक अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस हमले में जेलेंस्की के जिन 3 ड्रोन का नाम सामने आ रहा है, उसमें पहला है UJ-22, ये बहुत खास ड्रोन है। दूसरा है यूक्रेन में ही बना PD-1 ड्रोन और तीसरा है चीन में बना मोगेन 5, जो ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इन तीनों ड्रोन में से कोई एक जेलेंस्की की साजिश का हिस्सा हो सकता है। It is technically possible. Ukraine has several types of drones that can fit the profile. For example, its newly developed UJ-22 drone can actually fly the distance. Its commercial drone that they acquired from China, it's Mugen 5 cargo drone, which can be basically purchased online and could be refitted into a military drone. That drone can fly several hundred kilometers, and it was used in previous attacks. पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि ये जेलेंस्की का काम है। अब इसी लाइन पर रूस बदला भी लेना चाहता है। जेलेंस्की के तीनों ड्रोन के बारे में बहुत सी बारीक बातें हमें पता चली हैं, इनकी खासियत और इनकी कमियां। क्या ये ड्रोन वाकई मॉस्को ही नहीं, पूरे रूस के सबसे सुरक्षित इलाके में घुसपैठ कर सकते हैं? और फिर क्या ऐसा धमाका अंजाम दिया जा सकता है? रूस का बॉर्डर ही नहीं, खास कैपिटल सिटी मॉस्को को बचाने के लिए बहुत ही पुख्ता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है। इसमें सबसे बाहरी सर्कल को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बचाता है, जो विमान ही नहीं परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। इसके अंदर का दायरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है, जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है। इसके अंदर का दायरा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पांचसिर S-1 देखते हैं। ये दोनों पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है।
इनमें पांचेर को तो क्रेमलिन के आसपास की इमारतों की छत पर भी लगाया गया है ताकि ये उन टारगेट्स को खत्म कर सके जो किसी वजह से S-500 और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर क्रेमलिन तक पहुंच जाते हैं, जैसा कि मॉस्को में आधी रात को हुआ और एक ड्रोन क्रेमलिन के गुंबद के करीब तक पहुंच गया। It's interesting that the Ukrainians have probably been trying to do this for many months at this point, to strike out at a critical strategic target, not from a military standpoint. This isn't going to win the war, but from a messaging standpoint that Russia can't just go on attacking Ukrainian cities and not suffer some sort of blowback or some sort of consequence. रूस का बहुत साफ कहना है कि ये पुतिन की हत्या की कोशिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है। यूक्रेन की लीडरशिप यानी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। ऐसे में सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की के पास ऐसे हमले की ताकत है? तो जवाब है बिल्कुल, ज़ेलेंस्की के पास ऐसा करने वाले हथियार हैं। ज़ेलेंस्की के पास ऐसे ड्रोन हैं जो यूक्रेन से उड़कर मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को की दूरी करीब 500 से 600 किलोमीटर है। ये ऐसा दायरा है जिसको पुतिन का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कवर करता है। मॉस्को में तैनात S-500 सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो ड्रोन इस्तेमाल किया, अगर उसने यूक्रेन से उड़ान भरी और वो इस दूरी को बिना रूस के रडार में आए तय कर गया, इससे पुतिन के रडार सिस्टम पर भी सवाल उठता है। If it was in fact a Ukrainian drone that was able to penetrate all the way into the Kremlin, speaks volumes about the strengths and the gaps and the problems within the air defense and electronic warfare defenses if in fact they failed to stop this drone. अब सवाल है कि क्या ड्रोन को रूस के अंदर से ही उड़ाया गया? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि रूस के अंदर ही ज़ेलेंस्की के छापामार लड़ाके एक्टिव हो चुके हैं। वैसे इससे पहले भी यूक्रेन के UJ-22 ड्रोन ने रूस के अंदर कई हमलों को अंजाम दिया है। चाहे पुतिन का तेल डिपो हो या फिर मिलिट्री ठिकाने, ज़ेलेंस्की की फौज ने इस ड्रोन के जरिए रूस के अंदर हमले किए हैं। कई बार ये ड्रोन नाकाम रहा, कई बार इसे मार गिराया गया, तो कई बार ये क्रैश भी हुआ। इसलिए ज़ेलेंस्की मॉस्को तक भी ऐसा हमला करने की ताकत रखते हैं। इसमें सबसे खतरनाक UJ-22 ही माना जा रहा है। ये यूक्रेन में बनाया गया ड्रोन है जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ये विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और एक कामिकाज़े ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अगर ये ड्रोन इस्तेमाल हुआ तो यूक्रेन के बॉर्डर से लेकर मॉस्को तक का सफर इसने 4 घंटे की उड़ान में तय कर लिया। या आप कह सकते हैं कि यूक्रेन की जमीन से इसे 2 मई की रात को करीब 10:30 बजे लॉन्च किया गया और फिर 3 मई की आधी रात 2:30 बजे ये क्रेमलिन तक पहुंच गया। और फिर क्रेमलिन के गुंबद के पास हुए धमाके पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। क्योंकि ये बात तय है कि पुतिन अब इसका बदला ना सिर्फ ज़ेलेंस्की से लेना चाहते हैं, बल्कि उन ताकतों को भी तहस नहस करना चाहते हैं जो ज़ेलेंस्की को ऐसे हमलों के लिए उकसा रही है, या कहें कि युद्ध में ज़ेलेंस्की को हथियार सप्लाई कर रही हैं। UJ-22 के अलावा जो और 2 ड्रोन हैं, उनकी खासियत जान लीजिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की की तरफ से अगला हमला भी जल्द हो सकता है। इसकी पुतिन को पूरी आशंका है। ज़ेलेंस्की का दूसरा ड्रोन है यूक्रेन में ही बना PD-1 ड्रोन। ये 95 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूजिंग स्पीड से 10 घंटे तक उड़ सकता है, यानी इसकी रेंज भी 800 से 900 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की ने तीसरा ड्रोन ऑनलाइन खरीदा है। ये है चीन में बना Mugen 5। ये ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 घंटे तक उड़ सकता है, यानी ये भी करीब 800 किलोमीटर की रेंज के दायरे में अटैक कर सकता है। ज़ेलेंस्की के लिए Mugen 5 जैसे ड्रोन का इंतजाम करना मुश्किल नहीं, और वो इस तरह के ड्रोन लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। ये ऑनलाइन $9,500 का मिल जाता है, यानी इसकी कीमत 7.25 लाख रुपए के आसपास है। वैसे बार बार ऐसे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि पुतिन ने ये हमला खुद कराया है ताकि इसकी आड़ में ज़ेलेंस्की को मजा चखा सके और यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए उनको एक मजबूत वजह मिल जाए, साथ में वो रूस के लोगों को भी लंबा युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर सके। С точки зрения российского общественного мнения, Путину никаких оправданий уже не надо. А с точки зрения западного общественного мнения, ну, я думаю, что это недостаточный повод для того, чтобы
оправдать с точки зрения Европы нанесение каких-то совсем уж чудовищных. फिलहाल पुतिन के सबसे बड़े ठिकाने पर हुए हमले का बदला लिया जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। पुतिन और उसके नीचे आने वाली लीडरशिप ने इसका इशारा कर दिया है। सवाल है, अगला बड़ा हमला किस पर होगा? क्या ज़ेलेंस्की पुतिन का अगला टारगेट बनने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के युद्ध को खत्म नहीं करेगा, बल्कि इस जंग में कई और बड़ी ताकत सीधे शामिल हो जाएंगी, क्योंकि उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन के बाद अब उनका नंबर है। और अब पुतिन के पास इस युद्ध के दायरे को बढ़ाने के बाद नए टारगेट तलाश करने की भी पूरी वजह है। ऐसे में क्या पुतिन ये मौका छोड़ देंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है।